Hello students. So students, in today's lecture we continue with our next topic of medieval history, खिलजी डायनेस्टी. So students, खिलजी डायनेस्टी जो है इसकी शुरुआत हुई थी फ्रॉम जलालुद्दीन खिलजी. 1290 से लेके 1320 तक इसका टाइम पीरियड था खिलजी डायनेस्टी का. ठीक है जी. तो जब दिल्ली सल्तनत की आप कह सकते हो स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होती है, उसके बाद खिलजी जो थे वो इंडिया पे अटैक करते हैं लास्ट टाइम पे, बलबन के टाइम पे, बलबन के बाद. और खिलजीज़ ने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था. ठीक है जी. दिल्ली पे अटैक करता है जलालुद्दीन खिलजी. 1290 से लेके 96 तक इसका टाइम पीरियड था. ठीक है जी. फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी. बट जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी मार देता है. ठीक है जी. जलालुद्दीन खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी का आप कह सकते हो चाचा था या कह सकते हो अंकल था, और भतीजा धोखे से मार के जलालुद्दीन खिलजी को खिलजी डायनेस्टी अपने नाम पे कर लेता है जी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था कि कोई भी रूलर को जैसे कोई धोखे से किसी किंग को मार दिया और खुद राजगद्दी पे बैठ गए, सेल्फ डिक्लेयर अपने आप को खुद ही क्लेम कर दिया कि आज से मैं राजा हूँ. अगर कोई मुझे राजा नहीं मानता तो वो आके मेरे साथ लड़ सकता है या मेरी आर्मी के साथ लड़ सकता है. ठीक है जी. तो इस तरीके से जो है सिस्टम था. पहले कौन सा कि कोई प्रेसिडेंट होता था या कोई ओथ होती थी, डायरेक्ट ऐसे ही चलता था सिस्टम. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, देन अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कितना है? 1296, 1296 से लेके 1316 तक. ठीक है. सो एक लंबे समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी रूल करता है इंडिया के ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को एक और नाम से जाना जाता है सिकंदर सहानी. सिकंदर ए सहानी. और इसको अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया भी कहते हैं स्टूडेंट्स. अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किस रूलर को कहा गया है? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी. सिकंदर सहानी किसे कहा गया है? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. अलाउद्दीन खिलजी इतना इम्पॉर्टेंट है, इसने बहुत सारे इंडिया में रिफॉर्म्स किए. रिफॉर्म्स इन द सेंस कि मार्केट पॉलिसी चेंज की. अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऑर्डिनेंस पास किए. ऑर्डिनेंस भी मींस कि आप कह सकते हो कि अपने न्यू टाइप ऑफ रूल्स स्टार्ट करने के लिए जो उसने ऑर्डर्स जारी किए. सबसे पहला पॉइंट जो स्टूडेंट्स मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. नंबर 1 इज़ मार्केट रिफॉर्म. अब मार्केट रिफॉर्म का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि पहले क्या होता था, अगर आप किसी प्लेस पे कोई चीज़ खरीदने चले गए, वहाँ पर कुछ और रेट है, दूसरी शॉप पे गए कुछ और रेट है, किसी और पर्सन ने कुछ और प्राइस ऑफ रेट रखा किसी चीज़ का, तो डिफरेंट प्राइसेस के कारण डिफरेंट लोगों को कन्फ्यूज़न होती थी मार्केट में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम मार्केट पॉलिसी को जो पर्सन मार्केट रिफॉर्म करता है वो था अलाउद्दीन खिलजी. ही अडॉप्टेड फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी. सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ कहीं से खरीद लो, फिक्स रेट है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो भी आप कह सकते हो वीट का या आटे का रेट है, आप किसी भी शॉप से ख़रीद लो, सेम रेट होगा. ठीक है. या मार्केट में आप कहीं से भी आप जो ऐसी गवर्नमेंट की कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो कि 23 कमोडिटीज़ जो MSP के अंडर भी आती हैं, और या फिर एग्जांपल कह दो कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके रेट फिक्स किए होते हैं, तो वो हो गया कि फिक्स्ड प्राइस है. आप कहीं से भी परचेज़ करो, कोई भी आपके साथ कोई आप कह सकते हो कि मार्केट में आपको ठग नहीं सकता. ठीक है. तो ये हो गया पॉइंट फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी का. इसके बाद स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत की थी। स्टैंडिंग आर्मी मीन स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इसकी जो लार्जेस्ट आर्मी होगी वो हमेशा 24/7 जो बॉर्डर पे आप कह सकते हो जैसे BSF है, स्टैंडिंग आर्मी का रोल प्ले कर रही है कि हमेशा लड़ाई के लिए तैयार, ठीक है, कोई भी हमला हो जाए एक्सटर्नल एग्रेशन का उसका जवाब दे सके। तो इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी भी थी उस टाइम पे, और इसने अपनी आर्मी को कैश पेमेंट देना शुरू किया था। इससे पहले अभी तक जो है लैंड ग्रांट पे दी जाती थी कि जैसे मान लो जो सेनापति है उसको राजा ने या बाकी सैनिकों को जब जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो कुछ समय के लिए लीज़ पे दे दिया, ग्रांट कर दिया, उसके बाद जो है आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर उस ज़मीन में से जो भी अनाज उगेगा वो सब उन सैनिकों का होगा या सेनापति का होगा। तो इस तरीके से पहले सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम चलता होता था पहले। तो फर्स्ट टाइम इसने जो है अपने सैनिकों को कैश पेमेंट सैलरी देना शुरू किया था। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद स्टूडेंट्स इसने दाग एंड चेहरा, दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम, ठीक है जी, चेहरा सिस्टम कह लो, हुलिया कह दो। दाग था स्टूडेंट्स ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, दाग मीन्स ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है जी। जो बढ़िया नस्ल के जो घोड़े थे, जो अच्छी क्वालिटी के जो घोड़े थे, मार्केट में वो कम रेट पे ना सेल हो जाएं, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है लाइक डुप्लीकेट बना के बढ़िया नस्ल का घोड़ा शो करके किसी को महंगे रेट पे ना ठग दे। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसने दाग सिस्टम शुरू किया कि जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े होंगे उनके ऊपर आप ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कर दो, दाग एक मोहर लगा दो, एक ठप्पा लगा दो कि ये एक अच्छी क्वालिटी के घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, और ये मार्केट में सस्ते रेट पे सेल नहीं होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुलिया सिस्टम। स्टूडेंट्स हुलिया का मतलब क्या होता है? आईडी, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कहते जी जो भी हमने अपने स्पाई, अपने गुप्तचर, अपनी सेना में जो भी सैनिक रखने हैं, ठीक है, आर्मी में जो भी पर्सन रिक्रूट करने हैं, उनके पास अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि अगर लार्जेस्ट आर्मी है, मान लो पता नहीं कितने लाख अगर किसी राजा की सेना है, तो उसको अपनी सेना के बारे में पता ही ना हो कुछ, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में है तो प्रॉपर उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा कि अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर था जिसने तकरीबन पूरे एंटायर इंडिया के ऊपर अपना रूल कर लिया था, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल रफ डायग्राम ऑफ इंडिया, हाँ जी, तो ये तो भी है नहीं, तो ये मान लो पूरा इंडिया था उस टाइम पे, ठीक है जी। जो साउथ इंडिया का पोर्शन था स्टूडेंट्स, साउथ इंडिया के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड स्लेव मलिक कफूर जो है वो रेड करता है, इन्वेड करता है, हमला करता है साउथ इंडिया पे, और साउथ इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ को कैप्चर कर लेता है, जीत लेता है। तकरीबन नॉर्थ इंडिया में तो अलाउद्दीन खिलजी का रूल था ही, साउथ इंडिया में भी हो गया। इस तरीके से इसे अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। सो स्टूडेंट्स मलिक गफूर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्लेव मार्केट से परचेज किया था 1000 दिनार में, इस करके इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। तो मलिक गफूर जो था बहुत ही ट्रस्टेड स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ट्रस्टेड स्लेव के ऊपर भरोसा दिखाते हुए उसे साउथ इंडिया को कैप्चर करने के लिए भेजा, और वो साउथ इंडिया कैप्चर कर लेता है। देन उसके बाद पूरे एंटायर इंडिया के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का रूल स्टार्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें से निकल के आए हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आप कह सकते हो कुछ ऐसे काम किए जैसे लिक्वर बैन कर देना, जो भी इस्लाम में जो चीज़ों की मनाही है वो चीज़ें ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है। म्यूज़िक बैन कर दिया, लिक्वर बैन कर दिया, तो बेसिकली वो इंडिया में आप कह सकते हो अपने इस्लामिक लॉज को भी स्थापित करने की कोशिश करता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर था जब आप कह सकते हो कि इंडिया के ऊपर मंगोल्स इन्वेजन हुए उसको भी इसने कंट्रोल किया, क्योंकि इसके पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी जिसका बेनिफिट इसको मिलता है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब तक हमने समझा कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स और खिलजी डायनेस्टी कैसे इंडिया पे रूल करती है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करो, इसकी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जो भी आपको इन चीज़ों में से डाउट रहेगा वो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टेक योर टाइम, रीड दीज पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो मुस्तक राज कहा जाता था स्टूडेंट्स जो अलाउद्दीन खिलजी के खास रेवेन्यू ऑफिसर होते थे, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स जिनका काम होता था लाइक टैक्स कलेक्ट करना, सारा पैसों का लेखा जोखा रखना, तो इस तरीके से रेवेन्यू ऑफिसर जो टर्म है मुस्तक राज, ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टूडेंट्स अलाई दरवाज़ा बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आ सकता है कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, हु बिल्ट अलाई दरवाज़ा? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो बहुत बड़ा कोर्ट पोएट, ठीक है, फेमस कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स कि अलाउद्दीन खिलजी के फेमस कोर्ट पोएट, उसके दरबार में जो बहुत बड़ा कवि था उसका नाम बताएं। आंसर इज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को स्टूडेंट्स एक और नेम से भी जाना जाता है, पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ इंडिया, तूतिए हिंद, ठीक है जी। तो इस तरीके से अमीर खुसरो का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पैरट ऑफ इंडिया या तूतिए हिंद, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देन स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने थे वो था मुबारक खान एंड खुसरो खान, ठीक है जी। ये इतने फेमस रूलर नहीं थे। मुबारक खान और खुसरो खान जो हैं आप कह सकते हो कि कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो इस तरीके से खिलजी डायनेस्टी जो है ख़त्म हो जाती है। और मुबारक खान और खुसरो खान को जो है गाजी मलिक ने हमला करके इसे मार दिया था, ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे गाजी मलिक कौन था स्टूडेंट्स। गाजी मलिक बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसने तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत की थी इंडिया में, तो गाजी मलिक टाइटल जो है दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है जी। तो ये बेसिक पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, नोट कर लो, टेक योर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट रूलर इज़ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया स्टूडेंट्स 1320 से लेके 1414 तक। सो स्टूडेंट्स जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजी मलिक। स्टूडेंट्स इसका टाइम पीरियड कितना था? 1320 से लेके 1325, मतलब 5 साल रूल किया। और स्टूडेंट्स जो गयासुद्दीन तुगलक था इसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक अपने जब सिंहासन पे बैठा होता है तो इसके ऊपर जो छत्र होता है वो इसका ही सन जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक वो गिरवा देता है ताकि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाए। उसकी मौत के बाद जो है नेक्स्ट रूलर जो है मोहम्मद बिन तुगलक खुद बन सके, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
जो गयासुद्दीन तुगलक का जो सन था उसका नाम था जूना, और उल्ग खान भी उसे कहते थे, और उसका टाइटल था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति, अपने आप को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि वाइज भी समझता था, पढ़ा लिखा भी अपने आप को कहता था, लेकिन इसने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट की सोची, वो सब फेल हो जाते थे इसके एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका टाइम पीरियड नोट कर लो। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था 1325 से लेके 51 तक। ठीक है जी, 1325 से 51 तक। सो स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी काम किए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से आप सुनना। सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये कहता है जी, जो अपनी कैपिटल है, हम दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, अपनी कैपिटल शिफ्ट करके साउथ इंडिया में देवगिरी में शिफ्ट कर देते हैं, दौलताबाद में। तो होता क्या है जी, अब एक राजा जब अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, उसकी प्रजा भी तो साथ जाएगी। तो उस समय पे कौन सा कि कोई व्हीकल होते थे या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। तो जब सब लोग पैदल जा रहे थे तो रास्ते में इतनी गर्मी में कई लोग जाते समय लोगों की डेथ होगी। तो जब ये साउथ इंडिया में पहुंचता है देवगिरी में, वहाँ पर कहता है जी यहाँ का लाइक क्लाइमेट नहीं सूट कर रहा, ठीक है, वहाँ पर जो किंग है वो बार बार बीमार हो जा रहा है। देन कहता है वापस दिल्ली चलो, कहता है अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर लेते हैं, वही ठीक थी। तो लोग हैरान, लोग कहते जी आधे लोग तो रास्ते में आते समय मर गए, तो आधे लोग जो है ऐसे कुछ लोग जाते समय रास्ते में मर गए थे इतनी गर्मी में। तो इस तरीके से इसको वाइजेस्ट फूल का टाइटल दे दिया लोगों ने। देन इसने कहा जी हम करेंसी की डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। कहता है जी जो पुराने टाइम के जो सिक्के चल रहे हैं अभी तक, ठीक है, लाइक जो पहले टंका एंड जीतल आपने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत वाले जो क्वाइंस चल रहे हैं वो सब बंद करके हम न्यू टाइप ऑफ क्वाइन स्टार्ट करेंगे, अपने सिक्के चलाएंगे। तो इसने न्यू टोकन करेंसी शुरू की। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है कि टोकन करेंसी किसने शुरू की थी? टोकन करेंसी शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब कहता जी टोकन करेंसी शुरू करेंगे तो जो पुराने सिक्के हैं वो लोग लाके जहाँ पे टकसाल कहते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिक्के तैयार किए जाते हैं, तो कहता है जी आके अपने क्वाइंस एक्सचेंज करा के ले जाओ। तो लोगों ने देखे जी वो जो टोकन करेंसी वाले सब सेम सिक्के हैं, तो लोगों ने घर में ही फेक करेंसी बनानी शुरू कर दी। लोगों ने फेक क्वाइंस छापने शुरू कर दिए, ठीक है जी, बनाने शुरू कर दिए। तो क्वाइन का क्या है, क्वाइन की तो शेप होती है, बस उसको जैसा कि सांचे में डाला वो क्वाइन वैसे बन जाता है। तो इस तरीके से जो टोकन करेंसी वाला सिस्टम था फेल हो गया। स्टूडेंट्स हुआ क्या, मार्केट में हर एक के पास क्वाइन आ गए। जब सबके पास क्वाइंस हो गए तो वो मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं हो सके। अंडरस्टैंड? तो यही तो होता है कि अगर मार्केट में सबके पास करेंसी आ जाएगी, सबके पास मनी आ जाएगी, तो मनी रेगुलेट कैसे होगी? तो सेम ये टोकन करेंसी वाला सिस्टम भी उसका फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उसने जो भी काम किए वो सब फ्लॉप हो जाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक टैक्सेशन ऑफ दुआब। सो स्टूडेंट्स दुआब का मतलब क्या होता है? दो आब, ये दो वर्ड्स को जोड़ के बना है। दो आब मीन्स वाटर, दो आब मीन्स दो नदियों के बीच वाली लैंड। तो दुआब जो ये रीज़न था स्टूडेंट्स, ये बेसिकली यमुना एंड गंगा, यमुना और गंगा नदी के बीच वाला जो एरिया था, कहते जी उसको डेवलप करो, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर का काम करेंगे। और लोगों से इसने हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, ये सब कुछ लेना शुरू कर दिया। और फिर इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने कोही, ठीक है जी, दीवाने कोही। तो दीवाने कोही जो था स्पेशली डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के लिए इसने डिपार्टमेंट भी बना दिया दीवाने कोही, और लोगों से टैक्स भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन बदले में लोगों को उस लेवल की आउटपुट नहीं मिल रही थी। लाइक जैसे हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है,
अगर गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं करेगी, रोड्स नहीं बनाएगी, इरिगेशन सिस्टम नहीं लोगों को देगी, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो लोग जो होंगे गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे। तो ऐसे ही इसने सिस्टम बनाया, दोआब सिस्टम वगैरह सब कुछ किया, एग्रीकल्चर सिस्टम किया, लेकिन वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सका। ठीक है, कैनाल्स वगैरह बना दी, लेकिन कैनाल्स में आने के लिए कोई रिवर की कनेक्टिविटी नहीं रखी कि पानी कहाँ से आएगा, जो नहरें बनाई हैं। ठीक है, कैनाल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैन मेड सिस्टम होता है, आपको पता होगा। ठीक है, छोटी छोटी नहरें जो होती हैं, तो कैनाल सिस्टम इसने डेवलप किया, लेकिन वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सका। तो इस करके स्टूडेंट्स इसको टाइटल दे दिया गया वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। अंडरस्टैंड? आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लग गए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, टेक योर टाइम। सो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक। सो स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है उसकी डेथ हो जाती है। देन उसके बाद फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कज़न था। ठीक है जी, उसका भाई होता है। फिरोज शाह तुगलक अगला रूलर बनता है। देन फिरोज शाह तुगलक उसके बाद और भी ज़्यादा काम कर देता है। फिरोज शाह तुगलक ने स्टूडेंट्स कुछ शहर बसाए थे, फिरोज़ाबाद, ठीक है, और फेमस कुछ हिसार हरियाणा में जो कि आपका, ठीक है, इस टाइप के शहर बसाए। प्लस इसने स्टूडेंट्स एक बहुत नया लॉ बनाया, शरीयत। ठीक है, शरीयत लॉ। ठीक है, शरिया जो होता है बेसिकली इस्लामिक लॉ होता है कि जो भी इस्लामिक, आपको पता है आज की डेट में जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सब में शरीयत लॉ चलता है, तो वही इसने इंडिया में भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और इसने खराज, ज़कात, जजिया, खमस, इस टाइप के कुछ न्यू फॉर्म ऑफ टैक्स इंडिया में स्टार्ट किए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि शरीयत लॉ किसने शुरू किया था इंडिया में? फिरोज शाह तुगलक। कौन से नए टैक्स लेके आया था? खराज, ज़कात, जजिया और खमस। तो खराज टैक्स क्या था स्टूडेंट्स? लैंड टैक्स। ठीक है जी, लैंड टैक्स, जैसे मान लो जो लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लैंड टैक्स उन पे लगेगा। ज़कात प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है जी, 2% आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स वगैरह लगेगा। जजिया, जजिया जो टैक्स है स्टूडेंट्स ये नॉन मुस्लिम्स पे करेंगे, जो लोग मुस्लिम नहीं है, ठीक है, गैर मुस्लिम मीन्स जो लोग हिंदू हैं उनको ये टैक्स देना पड़ेगा। जो पर्सन ये टैक्स नहीं पे कर पाएगा उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा, तो ऐसा टैक्स बना दिया था। खमस, ये जो टैक्स था स्टूडेंट्स बूटी कैप्चर, मीन्स कि जो भी लाइक सेना लड़ाई में, वॉर में कहीं से कुछ कैप्चर करके लाई है, कुछ भी लूटपाट करके लाई है, उसका 1/5 हिस्सा जो है वो राजा को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ जो टैक्स थे ये फिरोज शाह तुगलक ने बना दिए थे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स इसने दिल्ली में हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किए, दारुल शफा। दारुल शफा ये क्या थे? पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल्स। ठीक है जी, तो पब्लिक हॉस्पिटल्स जो हैं इसने स्टार्ट किए थे दिल्ली में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है दारुल शफा क्या था? जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उस टाइप से इसने दिल्ली में हॉस्पिटल भी शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, देन फिरोज शाह तुगलक के बाद जो नेक्स्ट रूलर था नसीरुद्दीन शाह तुगलक, उसके टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मंगोल इन्वेजन होता है और तैमूर इंडिया के ऊपर हमला करता है। इतना बड़ा इन्वेजन था कि इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी और उस हमले को तुगलक्स बियर नहीं कर पाते हैं और जो महमूद शाह था उसकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी भी समाप्त हो जाती है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, एंड पूछा जा सकता है कि जब किसके टाइम पे जो है तैमूर ने हमला किया था इंडिया पे, तो तैमूर जब अटैक करता है तो तकरीबन सारी दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत उजड़ जाती है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स
कुछ समय के लिए अफ़गान्स का रूल इंडिया पे स्टार्ट हो जाता है। लोधी डायनेस्टी इंडिया पर शुरू हो गई थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में समझ में आ गया होगा। ये सारे जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इन बेसिक पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करो, रीड करो, देखो, ठीक है। इसकी मैं PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो नाउ वी वाइंड अप आवर क्लास। थैंक यू।